नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एम्बुलेंस माफिया, मरीज माफिया से संबंधित इस दूसरे एपिसोड में सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अपने दर्शकों को बताते चलें कि शायद ये इस खबर का अंतिम भाग हो सकता है, लेकिन शायद ही है, पूरी तरीके से इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। एक कहावत कही जाती है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सही मामले में तो यह कहा जाता है सैया का मतलब होता है पति, कोतवाल मतलब जो शहर के सबसे बड़े थाने का होता है, लेकिन इसके कई और भी अर्थ हैं। एक ये मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जब आपके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है तो व्यक्ति किसी चीज को करने से डरता नहीं है, उसे ये जरूर लगता है कि उसे बचा लिया। अब ये कोतवाल मेडिकल प्रशासन के अंदर का है, बाहर का है, या कोई ऐसा सफेद पोश है जो इन मरीज माफियाओं की मदद कर रहा है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। पर यह जरूर है कि मरीज माफियाओं का जेल से वापस आने के बाद फिर से काम शुरू करना कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सरपरस्ती का एक जीता जागता उदाहरण है। अपने दर्शकों को कल हमने खबर बताई थी, उस खबर का दूसरा पार्ट है जहां पे हम एक बार फिर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं। बीआरडी से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचाने में सबसे अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एम्बुलेंस माफिया से गठजोड़ सामने आया था। सूत्रों की माने तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आधे से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं। इनको ना तो कार्रवाई का भय होता है, ना ही नौकरी के जाने का। रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण या किसी कारण से ऑपरेशन समय से नहीं हो पाने पर ये कर्मचारी रोगियों के तीमरदारों को बीमारी के बढ़ने और कुछ अनहोनी की बात का डर पैदा कर उन्हें प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर के बारे में बताते थे। और आज अभी भी कुछ संविदा कर्मी इसमें शामिल हैं। कर्मचारी तीमरदारों को विश्वास दिलाते थे कि वहां पर यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में तत्काल ऑपरेशन हो जाएगा। उनको यह यकीन दिलाया जाता था कि यह सरकारी अस्पताल है और जहां आप जा रहे हैं वो भी सरकारी अस्पताल है, पैसे आपके थोड़े कम लगेंगे, थोड़े पैसे लगेंगे, पर आपके मरीज की जान बच जाएगी। तीमरदार भी अपने रोगी को लेकर भावुक हो जाता था और फिर तैयार हो जाता था। और फिर मरीज माफिया तैयार करते थे एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद तीमरदार गहने रखकर, घर गिरवी रखकर या फिर खेत गिरवी रखकर पैसे देता था, पर उसको पैसे देने पड़ते थे। तीमरदारों के घर, खेत, गहने भले गिरवी रखे जा रहे हो, भले बेचे जा रहे हो, पर मरीज माफिया अपना घर चमकाते जा रहे थे। नए मकान बन रहे थे, गाड़ियां खरीदी जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा मरीज उठाने के लिए एम्बुलेंस खरीदी जा रही थी। निजी अस्पताल के संचालक मरीजों के पहुंचने पर सबसे पहले उनके परिवारजनों से 30 से 40 हजार रुपए जमा कराते थे। ये नियम आज भी है, इसके बाद ही उपचार शुरू करते थे। पैसा जमा होने तक दलाल अस्पताल के बाहर ही रहते थे, परिजनों को दिलासा देने के बहाने वहीं रुके रहते थे। परिजनों को लगता था कि भला इंसान है, पर वास्तविकता ये होती थी कि यदि मामला उस अस्पताल पर सेट नहीं होता था तो अपने सेटिंग के दूसरे अस्पताल पर लेकर जाते थे। मकसद मरीज को सही अस्पताल नहीं बल्कि अपने पैसे ना मिलने का डर इन मरीज माफियाओं को रहता था। ये मरीज को तब तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाते थे जब तक किसी अस्पताल में मामला सेट ना हो जाए। मरीज अपनी मर्जी से किसी अस्पताल में इसलिए भी नहीं जा पाता था क्योंकि अनजान शहर में बिना जानकारी के किसके पास जाता, और इसी बात का फायदा ये मरीज माफिया उठाते थे। पैसा जमा होते ही एम्बुलेंस ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर अपना हिस्सा लेकर निकल जाते थे। मरीज बीआरडी परिसर में पहुंचते तो थे, लेकिन दलालों के नेटवर्क के चलते डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले शहर के ऐसे निजी अस्पतालों में पहुंचा दिए जाते थे जहां कोई चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती थी। बीआरडी के इमरजेंसी के आसपास पहले से सक्रिय दलाल, गार्ड, ट्रॉली मैन आदि मरीज के तीमरदारों को बहलाकर फुसलाकर इन मरीज माफियाओं के साथ भेज देते थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा ना होना, आईसीयू और इमरजेंसी में बेड उपलब्ध ना होना आदि का डर दिखाकर इन्हें निजी अस्पतालों में इलाज का प्रस्ताव देते थे। जब मरीज के परिवार वाले झांसे में आ जाते थे तब मेडिकल परिसर के आसपास मौजूद निजी एम्बुलेंस गैंग के सरगनाओं को सूचित करते और एम्बुलेंस गैंग सरगना अपने ड्राइवर व अन्य कर्मियों को इमरजेंसी के पास एम्बुलेंस लेकर भेजते थे। बीआरडी से निकलकर मरीज को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाते थे। वहां पहुंचने के बाद मरीज माफिया का काम समाप्त हो जाता था। मरीज
पहुंचाने के बदले उन्हें प्रति मरीज 15,000 से 25,000 रुपए तक की मोटी रकम मिल जाती है। इसके बाद अस्पताल के नाम पर वसूली शुरू होती और तब तक चलती थी जब तक मरीज माफियाओं को दी गई रकम सूद समेत मरीज के परिजनों से वसूल नहीं ली जाती। पीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मरीज माफिया सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, आंख और कान बंद करने के लिए पुलिस वालों को भी पैसा बांटता था। बात तो यहां तक सामने आई थी कि कई अफसरों के नाम पर भी पैसा वसूला जाता था, भले उन तक पैसा पहुंचता ना हो, क्योंकि अफसरों से जाके पूछेगा कौन। हालांकि जांच में 2 पुलिस वालों की भूमिका संदेहजनक मिलने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की रिपोर्ट पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने उनको सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। वहीं मरीज माफिया संचालक के रूप में मनोज निगम का नाम सामने आया था। पूछताछ में पैसे के बंटवारे का खेल भी सामने आया था। ईशू अस्पताल के प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि मेडिकल पुलिस चौकी पर तैनात 2 सिपाहियों के पास यह जानकारी थी कि मरीज को यहां से गुमराह करके ले जाया जा रहा है, लेकिन आंख और कान बंद करने के बदले उन्हें पैसा मिलता था। हालांकि उनका मरीज उठाने में कोई सीधा सहयोग नहीं था, पर उन्हें प्रकरण की जानकारी रहती थी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पूरे प्रकरण की खुद जांच की थी और मामला खुलने के बाद आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही पुलिस वालों की भूमिका की रिपोर्ट भी तैयार कर एसएसपी को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया था। पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। यह भी पता चला था कि मरीज माफिया वसूली का पैसा कहां-कहां और किस-किस को बांटते थे। यही नहीं, जो पैसा बांटने के लिए निकाला जाता था उसमें बड़े अफसर के नाम पर भी हिस्से की बात कही जाती थी। हालांकि पैसा कहां जाता था इसका कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही कोई अफसर से जाके पूछता था कि उसको हिस्सा मिला या नहीं। इसमें पुलिस वालों को कुछ ना करने के बदले पैसा मिलता था। जी हां, कुछ ना करने के बदले, यानी कि मरीज माफिया यही चाहता था कि पुलिस वाले उनके ऊपर ध्यान ना दें। ऐसा भी नहीं था कि किसी शिकायत को ये दबाते थे, ये बस एम्बुलेंस को आते जाते देखकर आंखें बंद कर लेते थे। पुलिस की जांच में कुछ ऐसे ठेले वाले और एम्बुलेंस माफिया भी मिले जिन्होंने 2 से 3 वर्षों में ही 3 से 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और लगभग 6 से 20 एम्बुलेंस, जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, 6 से 20 एम्बुलेंस के मालिक हो। गिरफ्तार आरोपितों में से 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ वर्ष पहले ठेला लगाते थे। इनमें से एक सब्जी बेचता था और दूसरा चाय बेचता था। इसी दौरान दोनों मरीज माफियाओं के संपर्क में आए और फिर धंधे के बेताज बादशाह बने। पहले साथ में काम किया, फिर जब पैसे कमाने की होड़ बढ़ी तो दोनों की राहें जुदा हो गई। एम्बुलेंस माफिया गिरोह में शामिल मनोज निगम मरीज एम्बुलेंस माफिया गिरोह का सबसे बड़ा सरगना है। इसके बाद एम्बुलेंस माफिया दीपू का नाम आता है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी। जांच में पता चला है कि यह सभी मिलकर मरीजों को बरगलाने का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर वसूली की जाती है। सरकारी एम्बुलेंस वाले भी इसमें कुछ शामिल हैं। इनमें से ज्यादा मुनाफा पुलिस वालों को जब जांच की थी तो उनको पता यह चला था कि कुछ सरकारी एम्बुलेंस वालों की साठगांठ भी इसमें सामने आई थी। सरकारी एम्बुलेंस वाले जो इस गिरोह में शामिल हैं वह ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। उन्हें सीधे पैसा मिलता है। अगर एम्बुलेंस माफिया गिरोह के जेल भेजे गए लोगों को देखें तो वह तो प्रति मरीज मिलने वाले रुपए को कई जगह पर बांट दिया करते थे, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस वाले ये पैसे कहीं नहीं बांटते थे और आज भी कुछ सरकारी एम्बुलेंस वाले मरीजों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस मामले की जांच कर रहे एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया था कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। ऑटो से भी मरीज को बाहर ले जाने की जानकारी हुई है। इसके अलावा कुछ सरकारी एम्बुलेंस वाले भी रडार पे हैं। पुलिस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के जेल जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और कृष्ण कुमार बिश्नोई के गोरखपुर से तबादले के बाद और मरीज माफिया के जेल से छूटने के बाद एम्बुलेंस माफिया ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजने का सिलसिला चालू हो गया। बीते दिनों कुछ मरीज माफिया फिर से मेडिकल कॉलेज के आसपास दिखने शुरू हो गए थे। हालांकि पुलिस की नजर से बचने के लिए इन एम्बुलेंस चालकों ने खुद अंदर ना जाकर कुछ ऑटो वालों को सेट करके रखा है जो ऑटो से मरीज बाहर लेकर आते हैं, फिर अपनी गाड़ी से प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं। कभी कभी सख्ती देखते हुए ऑटो से ही मरीज को भेज देते हैं और कुछ अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी भेजते हैं।
और ज्यादातर ऑटो से इसलिए भेज देते हैं जिससे किसी को शक ना हो। इस दौरान इनका भ्रमण मेडिकल कॉलेज के आसपास ही रहता है। इनमें से 2 बड़े खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी सेटिंग सरकारी एम्बुलेंस वालों से, अगर मामला सेट हो जाता है तभी ये बाहर आते हैं, वरना इनके गुर्गे ही सारा काम संभाल रहे हैं। इसकी सूचना मेडिकल पुलिस चौकी के साथ बीआरडी मेडिकल प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन मेडिकल चौकी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि मेडिकल प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए चौकसी बढ़ा दी है और एक गार्ड को आने जाने वाले वाहनों का खास तौर से रात में नंबर और चालक का मोबाइल नंबर नोट करने के लिए कहा है, ताकि यह जानकारी भविष्य में मिल सके कि जो लोग बिना किसी काम के मेडिकल कॉलेज परिसर में घूम रहे हैं या जिनकी गाड़ियां आ रही हैं उसके पीछे कारण क्या है, इसका पता लगाया जा सके। अपने दर्शकों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि बीते 2 दिनों में जहां मेडिकल कॉलेज में 40 से 50 ऑटो घूम रही थी, वहां 2 दिनों से केवल 10 और फिर 5, यानी कि ऑटो वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या जो ये प्रशासन, मेडिकल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही होने वाली है, उससे मरीज माफियाओं के हौसले टूटेंगे या इनको तोड़ने में कितनी सफलता मिलती है। सूत्रों की माने तो खबर प्रकाशित होने और स्थानीय चैनल पर चलने के बाद कुछ अस्पताल संचालक मेडिकल कॉलेज के पास मंडराते हुए भी देखे गए और अपने स्तर से मामले को मैनेज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। रीजनल स्टेडियम गोरखपुर के पास स्थित एक अस्पताल संचालक को 3 दिसंबर 2024 को मेडिकल चौकी के पास देखा गया था। इससे इस बात की पुष्टि तो होती है कि मामला प्रकाश में आने के बाद अस्पताल संचालकों और मरीज माफियाओं के बीच खलबली मची हुई है। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद मेडिकल पुलिस चौकी और मेडिकल कॉलेज प्रशासन क्या रुख अख्तियार करेगा, जिससे मरीजों की दलाली पर अगर पूर्ण विराम ना लगाया जा सके तो कम से कम लघु विराम तो लगाया जा सके। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। आगे अगर मेडिकल माफिया, एम्बुलेंस माफिया, मरीज माफिया से संबंधित कोई भी खबर हमारे प्रकाश में आती है तो अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, खबर को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।